जो आदमी जूता सीता है उसको चमार कहते हैं, कोई कपड़ा सीता है तो उसको दर्जी कहते हैं। मैं जो लोग काम नहीं कर रहा है वो सभी जनप्रतिनिधि और सभी पदाधिकारी को मैं कमीना ही कहता हूं। अमौर प्रखंड का धरोहर डाक बंगला जो तस्लीम उद्दीन का धरोहर था बनाया हुआ, वो बिल्कुल जर्जर हालत में था। पूरे चारों तरफ जो है मल मूत्र से लोगों ने भर दिया था। उसको हमने साफ सफाई करवाया। उसमें 3 योजनाएं जिला से लेकर के उस धरोहर को हमने सजाने का काम किया है, ताकि अमौर सुंदर तो उसका सारा पंचायत सुंदर। आपसे बात हुई तो आपने बताया कि अख्तरुल ईमान का साथ उस समय जब मजलिस का आगाज यहाँ हो रहा था तो आपने साथ दिया और आपसे वादा किया था कि एमएलए का कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन वो आपको टिकट नहीं मिला। कहीं इसी वजह से आपने लोकसभा में उनके खिलाफ लड़ने का फैसला ऐसा नहीं, आपने सही। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इन दिनों मैं मौजूद हूं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जहां एक प्रत्याशी है शाहबुज्जमा साहब। ये राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं कि शाहबुज्जमा साहब का क्या कुछ मुद्दा प्लान है इनको लेकर के। सबसे पहले शाहबुज्जमा साहब, स्वागत है आपका सेकुलर जनता। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी जनतागणों का और आपके सभी सब्सक्राइबरों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अमौर की धरती पे, और सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, सलाम और नमस्कार करता हूं। शुक्रिया जनाब। मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना संक्षिप्त में एक परिचय दीजिए कि शाहबुज्जमा कौन है। देखिए, शाहबुज्जमा एक परिस्थिति से उपजा हुआ लीडर है, या ऑप्शन कह सकते हैं, एक ऑप्शन है। हमारा क्षेत्र किशनगंज हमेशा से सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ग्रसित क्षेत्र रहा है, और यहाँ सिंचाई के कोई साधन नहीं है। यहाँ तक ज़्यादातर लोगों की आमदनी खेती से ही होती है, और जो बाकी बचे हैं मजदूरी से होती है। मजदूरों को पलायन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, और बाहर में जाने के बाद उसका शोषण भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। हमारे क्षेत्र में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई किसी किस्म का यहाँ पर जो है कल कारखाने या किसी तरह का कोई उद्योग नहीं है, और कभी किसी सरकारों ने प्रयास भी नहीं किया है। मैं इन पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका राजनीतिक जीवन कब से और कहाँ से? देखिए, मैं LLB जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हमने किया, 2023 में फाइनल हुआ हमारा। जैसे ही हमने जिला परिषद बना हूँ उसके बाद हमारा ये राजनीति में कब से सक्रिय है? 2001 से सक्रिय है। 2001 से किस किस पार्टी में रहे, किस किस पद पर रहे? देखिए, चूंकि हमारे नाना यहाँ पर विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से, और उनके समधी हमारे दादा हुए, तो वो भी कांग्रेस में ही पहले थे। लेकिन उन्हों के प्रेरणा से मैं यहाँ आया इस सीमांचल क्षेत्र को देखने के लिए। और तो यहाँ पर मुझे जो दादा के आँखों से मैंने जो देखा कि उनके आँखों में बहुत सारा, समझिए कि धोखा था। क्या कि जितने भी लीडर आते हैं, है ना, सुनहरा सपना दिखा करके, और उनको से वोट ले लेते हैं, और यहाँ उनके सपनों, जो उनका असल मांग होता है, जो उनकी बदहाली का कारण होता है, उसको वहीं पर बरकरार कर दिया जाता है, ताकि अगले चुनाव में उसी को फिर मुद्दा बना करके फिर उससे वोट लिया जा सके। तो ऐसे परिस्थिति में कि हमने यहाँ के तो उतनी शिक्षा का जरूरत नहीं थी, लेकिन जो मैं पब्लिक में घुसता गया और उसकी समस्याओं से जुड़ता गया, तो मैंने BMS भी किया है, डॉक्टरेट भी किया, जो कि यहाँ पर फर्स्ट एड के लिए एक उपयुक्त डॉक्टर की आवश्यकता थी, वो भी मैंने किया। यहाँ बहुत दिन मैंने यहाँ लोगों को, अभी भी मैं मरहम पट्टी लोगों को दवाई वगैरह में दे देता हूँ। चूँकि यहाँ डॉक्टर भी जो लोग आते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं जनता को छल करने का काम करते हैं, और बहुत गरीबी है यहाँ पर। अगर 5,000 का जांच हो जाए तो वो उसकी तो ऐसे ही मौत हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में हमने बहुत लोगों का सेवा किया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है समझिए कि किसानी में भी मैंने बहुत दिन किसान किया अपने घर में। मैं ज़मीन जायदाद से भी है, लेकिन उसमें खेती बाड़ी किया, तो लोगों को देखा कि बहुत ही
निम्न स्तरीय खेती लोग करते हैं यहाँ। यहाँ पर जो है सबसे घटिया क्वालिटी का खाद बिकता है, सबसे घटिया क्वालिटी का बीज बिकता है। सरकार भी जो वितरण कर रही है वो घटिया क्वालिटी का बीज वितरण कर रही है। खाद जो दे रही है सब्सिडी के नाम पर भयंकर लूट हो रहा है। जितने भी सरकार है, सरकारी तंत्र है, उसमें कमीशन खोरी का काम करता है। 266 रुपया उसका मूल्य है, 400-500 रुपया में यहाँ यूरिया बेचने का काम किया जाता है। और लगभग रखिए कि आपका ये पोटाश DAP है, आप देखिए सीजन के टाइम में लोगों को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये से कम में नहीं मिलता है, उसमें कोई भी सब्सिडी का कहीं नामो निशान नहीं। आमतौर पे ये देखा जाता है राजनीति जो है पार्टी पॉलिटिक्स का खेल है। जी जी, या तो NDA या तो अब इंडिया है। बहुत अच्छी बात चेंज आपने हो कही, करके बहुत अच्छी बात कही आपने। इस समय में आपने जो राष्ट्रीय समाज पक्ष का टिकट लिया, इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? क्योंकि बहुत मैं जो बड़ा देख रहा हूँ कि चारों तरफ आपके पीछे साइड में देख रहा हूँ सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, ऊपर स्वतंत्रता सेनानी के तस्वीर लगे हुए हैं। तो वेल एजुकेटेड, हर तरह से सक्षम जिला परिषद के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। क्या वजह रहा कि आप बहुत खास वजह, पार्टी से बहुत खास वजह। हमारा खानदान हमेशा से कांग्रेस में रहा जी। मैं जिला में जिला सचिव भी था, ऑफिस इंचार्ज भी था। वहाँ के जिला अध्यक्ष ने हमको ठगने का काम किया जी। काफ़ी ठगा, उसको हम चर्चा में नहीं लाना चाहते। तो हम उस समय अख्तर इमाम पार्टी का यहाँ आगाज कर रहे थे 2019 में। तो वो बार बार फ़ोन भी करते थे हमको, और हमको भी ये लगा कि हमारे क्षेत्र में बीजेपी भी फेल है, कांग्रेस भी फेल है, जदयू भी फेल है, राजद भी फेल है, और घुमा फिरा के हम तो मुसलमाने हैं, मर के तो हमको मिट्टी में जाने हैं, तो क्यों नहीं हम एक बार इसको आजमाया जाए। तो हम इस पार्टी में जोर शोर के साथ 8-10 कार्यकर्ता ज्वाइन किए। लेकिन हमने जितना, मैं ये सोचा था कि ये मेरे घर की पार्टी होगी, मेरी जात की पार्टी होगी, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। ये धोखा मैं जनता को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये धोखा इसलिए है कि ये शख्स अपना जमीर और जमीर बचाने के लिए हम लोगों को परेशानी का काम कर रहा है। कोई भी अगर दलितर है, कोई अगर मान लीजिए के लिए कसाई है, किसी के डर से आप अगर वोट किसी इसको दे रहे हैं तो समझिए उसको ये पड़ोस के अपनी जान बचाना चाहता है, हम लोगों का जान नहीं बचाएगा वो। इसलिए कि मैं एक वाहिद शख्स हूँ, पूरे विधानसभा में 25,000 जो है मैंने मेंबर बनाया ऑन कलम, और मुझको वादा किया गया कि MLA में टिकट दिया जाएगा। और मेरे क्षेत्र के लोग बहुत ही कोशिश में हैं कि मैं ऐसा कोई लीडर बनूं जिससे कि हमारे क्षेत्र की जो बदहालियां हैं वो ख़त्म हो। आज भी आप जिला में पता लगा सकते हैं मेरे बारे में कि मैं सारा पदाधिकारी हमसे एकदम बिल्कुल खड़ रहता है, भाई हम काम आप अच्छा नहीं करोगे। अब एकदम बिजली वाले को हमने एक बार कह दिया कि आप निकम्मा नकारा हो, कमीना जात हो, तो एकदम काफ़ी बमक गया। हम एक बात बताओ मीडिया लोग, पूरे देश के जनता लोग बता दो मुझे कि जो लोग काम नहीं करे, साल साल भर तार जर्जर रहे, ट्रांसफार्मर जमीन पर पड़ा रहे, बिजली की सुविधा न उपलब्ध हो, लोग अंधकार में रहो, सरकार किरासन तेल बंद कर चुका है, वहां अगर बिजली सही ना हो, मैं वैसे लोगों को कमीना ना कहूं तो क्या कहूं। आप बोलते हैं कि नहीं? बोलिए। जो आदमी जूता सीता है उसको चमार करते हैं, कोई कपड़ा सीता है तो उसको दर्जी करते हैं। मैं जो लोग काम नहीं कर रहा है वो सभी जनप्रतिनिधि और सभी पदाधिकारी को मैं कमीना ही कहता हूं। आपको बुरा लग रहा है तो भाई बढ़िया से काम कर दो जनता का, मेरा लक्ष्य तो जनता का काम है। आप जिला परिषद के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आप अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं कि वो आपके क्षेत्र के, आपके जो क्षेत्र थे जिला परिषद, इस क्षेत्र के इस काम को देख करके आपको वोट दें? देखिए मेरा तरीका भी वही है, आप जो समझ रहे हैं, मैं अपने जिला परिषद क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाता हूँ। आप पता लगा लीजिए किसी को। मैं अपने क्षेत्र में अभी कृषि के लिए लगभग रखिए कि 700 से 1000 पोल गिरा चुका हूँ। हर खेत में मेरा ट्रांसफार्मर लगने के लिए तैयार है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हमने उप मुख्यमंत्री और मंत्री जी को हमने काफ़ी गाली गलौज कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने पूरे जिला में
70,000 पोल और 6,000 ट्रांसफार्मर अभी पहला फेज में भेजने का काम किया है। और जिसमें मेरे क्षेत्र में आप जाके देखिए जगह जगह पोल गिरा हुआ है, मैं नहीं देखा हूं, आप जाके देखिए, समझे। तो उस दूसरा मेरा अहम काम क्या है कि नल जल योजना में जितनी भ्रष्टाचारी थी, जितना लापरवाही था, जितने पदाधिकारियों ने छल किया था, उसको हमने अपने कमेटी के माध्यम से 85% नल में पानी छोड़ने का काम किया है। क्योंकि सरकार ट्यूबवेल देना बंद कर चुकी है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मरण जैसा स्थिति था। पिछले बार 48 डिग्री यहाँ रिकॉर्ड किया गया, वैसे स्थिति में हमने बिल्कुल लाठी सोटा लेके खड़ा हो गया कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तो एसडीओ और एग्जीक्यूटिव ने मेरे काम को बड़ा सराहा और उन्होंने मेरा बहुत कोऑपरेट किया। और जब जब मैंने जहां जहां बुलाया, उन्होंने वहां पर दुरुस्तीकरण का बेहतर काम को अंजाम दिया। आज मैं बेहतर रूप से कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में पदाधिकारियों ने बेहतर 85% पानी की उपलब्धता दी। तीसरा मेरा है शिक्षा में, जहां जहां जर्जर हालत में जितनी विद्यालय थी, सभी उसका डेंटिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग, नए विद्यालय, नए भवन बनाने के काम काफी जोर शोर पर चला है। हमारे क्षेत्र में खास तौर से 3 स्वास्थ्य केंद्र का अभी नया निर्माण हुआ है और दो स्वास्थ्य केंद्र को हमने उसको चालू करने का, ओपीडी चालू करने का काम किया। और अमौर प्रखंड का धरोहर डाक बंगला जो तस्लीमुद्दीन का धरोहर था बनाया हुआ, वो बिल्कुल जर्जर हालत में था। पूरे चारों तरफ जो है मल मूत्र से लोगों ने भर दिया था, उसको हमने साफ सफाई करवाया। उसमें 3 योजनाएं जिला से लेकर के उस धरोहर को हमने सजाने का काम किया है, ताकि अमौर सुंदर तो उसका सारा पंचायत सुंदर। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी मुख्यमंत्री अगर अमौर आएगा, अगर हमारे डाक बंगला में मल मूत्र देखेगा तो क्या वो टिकेगा यहाँ पे? तो हमने ये सोच के माध्यम से जिला के पैसा को हमने उसमें खर्च करके उसको सुंदर बनाने का काम किया है। इसमें हमारे सभी टीम और सभी पदाधिकारी ने अहम योगदान किया। एक चीज और है जो अभी आपसे बात हुई, तो आपने बताया कि अख्तरुल ईमान का साथ उस समय जब मजलिस का आगाज यहाँ हो रहा था तो आपने साथ दिया और आपसे वादा किया था कि एमएलए का कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन वो आपको टिकट नहीं मिला। कहीं इसी वजह से आपने लोकसभा में उनके खिलाफ नहीं, ऐसा नहीं। आपने सही सवाल पूछा। लेने का क्या वजह? पूरी बात हमने नहीं बताया आपको। एमएलए का टिकट इसलिए नहीं था कि मुझको देना नहीं था, मुझको बहुत मानते थे वो, बहुत, आज भी बहुत इज्जत करते हैं, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन जानते हैं राजनीतिक ही ऐसा चीज है जिसमें धोखेबाजों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं एमएलए का टिकट मैं लड़ता हूं, एमपी आप लड़ लेना, आप खानदानी लोग हो, तस्लीम साहब के वंशज हो और यहाँ ये सीमांचल गांधी के आप नाती हो, मोइजुद्दीन एमएलए के नाती हो, आप एमपी लड़ लेना। मैं इसी लेकर के मैं उसके छलावे में आ गया और एमपी का जैसे ही चुनाव आने लगा धीरे धीरे वो अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और मुझको वो पूछने तक से बाज आ गया, कोई भी मेरे जाति का, कुलैया जाति का एक भी पदाधिकारी एमआईएम में नहीं है। हमको कोई पदाधिकारी नहीं बनाया, सभी वो अपनी जाति और दूसरी जाति का बनाने का काम किया, इसलिए कि उसका पहले से इरादा था मुझको छल करने का। इसलिए मैंने उनको छोड़ करके अपनी जमीन बनाने का काम किया हूं। मैंने ऐलान उस दिन कह दिया, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया, कि आपने अंत कर दिया सारे जो है धोखे का, जो समझ लिए कि आखिरी हद पार कर दिया और मैं आगाज कर चुका हूं। अब जनता मुझको भी देखेगी, मुझको भी परखेगी, कहीं कमी होगी मुझ में भी सुधार लाएगी। इंशाअल्लाह आने वाले नस्ल हमको याद करेगा कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। मेरी पूरी जीवनी मेरे जबान से आप क्या सुनिएगा, अपने मुंह से मैं क्या आपको बयान करूंगा। अगर आपको पूछना है सीमांचल के कण कण में सभी जातियों में मेरे बारे में जाके पूछिए, मैं सभी जातियों का उद्धार करने निकला हूं। मुझको जिला परिषद में सबसे ज्यादा हिंदू भाई ने वोट दिया है। आज इस देश को, यहाँ की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमारे देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रही है। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। इस सीमांचल के लिए मैं बोलता हूं कि उससे भी बड़ा, ये बड़ी दलों से भी बड़ा ये
आपको MIM पार्टी है जो कि हमारे जात में भी 2 जात बनाने का काम किया है, कुलैया और सूर्यापुरी। मैं उसको एक करने के लिए निकला हूं और इसको मैं हैदराबाद लिया करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने का काम करूंगा। मोदी जी से हाथ जोड़ के मैं मांग लूंगा कि ये सारे जितने बागर बिल्ले हैं सबको हैदराबाद में लिया के बंद करो और सबको केंद्र शासित प्रदेश घोषित करो। इसलिए कि ये बागर बिल्ला हम लोगों को यहां पर शोषित कर रहा है, हम लोगों को ठग रहा है, हम लोगों के बदहाली का फोटो खींच के वो लिया करके केंद्र में दे करके अपना घर और अपना जात के लोगों को देने का काम कर रहा है। जो लोग सुखी संपन्न हैं, जो लोग जमींदार घराने से हैं, उन लोगों को सारी योजनाएं देने का काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो बेरोजगार है, हमारे यहाँ जो लोग पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उन लोगों के साथ भेदभाव की राजनीति पैदा कर रहा है। ये अब्दुर्रहमान नहीं, खतरुल बेईमान है। आप अपोनेंट हैं, बोलेंगे, बोलना भी चाहिए। मैं ये पूछना चाहूंगा, जो 5 साल से आपके सांसद रहे जावेद आजाद साहब, उनको 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे उनके काम? 10 में से 0 नंबर देंगे। 0। अभी तक जो आपके क्षेत्र के सांसद रहे, इससे पहले मौलाना असरारुल हक साहब, उनसे पहले तस्लीमुद्दीन साहब, सैयद शाहनवाज हुसैन भी रहे, इन सब में बेहतर सांसद आप किनको मानते हैं? तस्लीमुद्दीन को मानते हैं। तस्लीमुद्दीन साहब। और उसके 2 नंबर में आप आते हैं मौलाना असरारुल हक कासमी साहब, बेहतर सांसद है। और आपने जो बोला अभी कि जावेद साहब के बारे में आपका क्या राय है, मैं आपको बता 0 इसलिए मैंने बोला, आप बुरा नहीं मानिएगा और जनता लोग भी बुरा नहीं मानिएगा। बिल्कुल आप बोल सकते हैं। अगर माँ ने आपको जन्म दिया, मुझको जन्म दिया, और जिस समय जन्म देते समय सोना चांदी हीरा मोती सब एक टोकरी में डाल के आपको नदी में बहा दिया होता तो क्या आपको नाम भी मिला होता? क्या लावारिस कहलाते आप। आज आपको एक राष्ट्रीय पार्टी का टिकट भी मिल रहा है और आप वोट भी जनता दे रही है। आपने जनता को लावारिस कर दिया, इससे बड़ा बदनसीबी और सीमांचल में कभी नहीं हो सकता है। आप जितना भी पुल पुलिया सड़क निर्माण कुछ भी कर दो, लावारिस होने से ज्यादा अजाब कुछ भी नहीं होता है। आज जनता हमारी लावारिस है, मैं उसका वारिस बनूंगा, वो मेरा वारिस बनेगा। इससे ज्यादा और मुझे जनता को मेरा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ के जनता का वारिस बनना चाहता हूं और जनता मेरी वारिस बनना चाहती है। इसके मेरा आगे भी कोई नहीं है, मेरा पीछे भी कोई नहीं है। मैं अपने सारे खानदान को छोड़ करके इस राजनीति में आया हूं। आप पता लगा लीजिए, मेरा यहाँ पर कोई भी अपना घर का नहीं है, या आप जात में भी बांटिएगा तो यहां मेरा सब नहीं है। आप ठीक से अगर पता लगा लीजिए, मैंने हमेशा ऐसे लोगों को किया है जो मेहनत कश है, जो जरूरतमंद है, जो लाचार है, बीमार है, अशिक्षित है, ऐसे लोगों के साथ मैं रहना पसंद करता हूं, ताकि समय समय पर जो भी योजनाएं आए, कहीं भी संभावनाएं आए तो मैं उनको परोसने का काम करता हूं। बस यही मेरा नीति है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, दिन ब दिन मुस्लिम लीडरशिप कम होते जा रहा है। आरजेडी ने केवल 2 टिकट जो है थमा दिया, जो इतनी बड़ी तादाद है, कम से कम तादाद के हिसाब से जो कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस हिसाब से कम 8 सीट जो है 40 में से होना था बिहार में, ये इतना देने का काम कि 2 और कांग्रेस ने 1 यहाँ से दिया है। इनके अलावा बीजेपी तो देती ही नहीं। मुस्लिम लीडरशिप दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। दिन ब दिन मुस्लिम लीडरशिप क्यों नहीं कम होगा? मैंने आपको शुरू में ही कहा था, जिस कौम में झोला ढोने की क्षमता आ जाए जी, अपनी क़यादत, अपनी ज़मीन, अपनी दुकानदारी करने की हुनर ख़त्म हो जाए तो उस कौम का तो अल्लाह भी भला नहीं कर सकता है। अब हमारे पश्चिमी बेल्ट में देख लीजिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर हैं, किसी पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है। एमएलए का टिकट खरीद बिक्री कर सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन पदाधिकारी नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मैं जिस भी पार्टी में रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय आपका एनसीपी में रहा हूँ, राष्ट्रीय पार्टी, मैं कांग्रेस में रहा हूँ, सभी में मैं पदाधिकारी रहा हूँ। प्रदेश से लेके जिला से लेकर के प्रखंड से लेके हमेशा मैं पदाधिकारी रहा हूँ और हमेशा संगठन में ही ताकत है। लेकिन टिकट आपने ये नया पार्टी का क्यों लिया? शायद आपके एरिया में कई लोग जानते भी नहीं होंगे। हाँ, नहीं जानते हैं, ये बात सही है। यहाँ पर पतंग को भी कोई नहीं जानता था। वही आपके सामने जो शख्स बैठा है, यही एकमात्र शख्स है
जिसने 40-50 गाड़ी लेके किशनगंज में तहलका मचा दिया था जब मैं ज्वाइन किया था। और पूर्णिया के आरडी पासवान को 25,000 वोट के साथ ज्वाइन कराने वाला यही शख्स था। पूछ लीजिए आप आने भावी सांसदों से कि ये लड्डू कौन है। अरे नहीं, आप नहीं जानते हैं। इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे बिहार में सभी जाति और सभी पार्टी के जितने भी लीडरान हैं उनको वोट चाहिए, नेता नहीं चाहिए। नेता तो खरीदा और बेचा जाता है। मैंने आगाज किया है, नेता ही एक ऐसा चीज है जो बिकता नहीं है, ना उसको खरीद करके कहीं बिठाया जा सकता है। मैं मूर्ति तो नहीं हूं। अगर आपको जिताया जाए, यहाँ की जनता जिताए, अल्लाह करे कि आप जीते भी, तो क्या उम्मीद है कि जिस तरह से चल रहा है कि अभी एमआईएम के 4 दूसरे तरफ, उसी तरह का यहाँ भी देखने को मिलेगा? क्योंकि अब नए पार्टी से एक आध जीतेंगे, जैसे इससे पहले विधानसभा में एक मुस्लिम कैंडिडेट जमा खान जीते, वो भी जेडीयू के तरफ, इसी तरह का देखने को मिलेगा या आप जनता के लिए क्षेत्र में? नहीं, इसके लिए मेरे पास बहुत छोटा जवाब है आपके पास। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पता लगा लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए जी, और हमारे असल जो इस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं वो संजय दत्त जी को देख लीजिए, ठीक है। और हमारे जो प्रदेश के कार्यकारिणी आज आने वाले हैं उनको आप जरा थोड़ा देख लीजिए। और मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपके माध्यम से सभी पार्टी और सभी लीडरों को मैं कहता हूँ, अरे खरीदा तो सब कुछ जाता है इस दौर में, माँ को छोड़कर एक लड्डू ही खरीद के दिखा दो तो तेरी औकात देख लूँ और ये जनता देख लूँ। इतना आसान नहीं है। लोगों ने, मैं जब खड़ा होने का नियत किया था, मेरा तरीका है कि अब मैं जब भी नॉमिनेशन देता हूं तो कुछ लोग, नेता लोग मुझ पर झूठा केस इल्जाम देके केस जेल में करने का काम करते हैं। इसलिए इस बार मैंने जनता गणों को बताने का काम नहीं किया, मैं सीधे ही एफिडेविट के माध्यम से मैंने नॉमिनेशन दिया। जब तक मेरा नॉमिनेशन पास नहीं हुआ मैंने किसी जनता को नहीं कहा। उसके लिए मैं सभी जनता गणों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, माफी मांगता हूं कि आप लोग एक बात समझ लें कि सच्ची राजनीति के लिए, सही नीति के लिए सही तरीका ही कामयाब होता है। ये सही तरीका था। मैं हल्ला गुल्ला चिल्ला चिल्ली किशनगंज जैसे जगह में चिलचिलाते धूप में रोजा रमजान में आपको ले जा करके निठल्ला छोड़ देता और मैं वहां पर रहता नॉमिनेशन में, तो आपको कितनी तकलीफ होती। रोजा जैसे पावन पर्व के महीने में किसी को सताना, किसी को ठगना, किसी के साथ झूठ बोलना, किसी को लालच के लिए पैसा देना, किसी को जो है हम लालच में उसके पीछे दौड़ना, ये सभी चीजों से बचाने का काम किया। और इसके लिए अगर आप लोगों को कहीं पर ठेस पहुंची है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आज मैं आपके यहाँ मैदान में खड़ा हूं, आपके 12 कैंडिडेट में से शाने बशाने में खड़ा हूं और जहां पर भी आप देखें, जिस मोड़ पर भी देखें, और सब मोड़ से मैं 1 नंबर में आता हूं। आप देख लीजिए बैसी अनुमंडल में 5.5 लाख वोट है, मैं अकेला उसका उम्मीदवार हूं। हर जाति और हर पार्टी में यह बात सूचना जा चुकी है कि एक अकेला उम्मीदवार है। अगर जनता ने पलटी मारी तो अच्छे को जो है पानी पिला देगा। मैं तो बहुत मामूली इंसान हूं, आप देख लीजिएगा, समय आएगा आपको पता चल जाएगा। आप परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं। महापरिवर्तन। लेकिन एक चीज मैं आपसे मिलने आ रहा था तो रास्ते में एक बड़ी अजीब चीज हमें मिली। वो कुछ लोग हमें इस पहले चौक पे 22 क्या जगह का नाम होगा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उस जगह पे कुछ दलित समाज के लोग थे। उन लोगों ने हमसे मिला, देखा कि पत्रकार बंधु हैं तो इनसे अपना कुछ दर्द शेयर करें। उन लोगों का कहना था कि उन लोगों को कुछ ज़मीन 1990 में मिली थी, 5-6 लोग थे, और उनको अब पुलिस प्रशासन इनके दबाव में आकर के किसी बाहुबली को दे दिया गया और इन लोगों के पास सभी कागजात हैं, रसीद हैं, लेकिन उन पे इन लोगों का कब्जा नहीं हो पा रहा है। वो सभी जगह चक्कर खाते आ रहे हैं। और कोई भी प्रतिनिधि, शायद आप भी उस क्षेत्र के जिला परिषद प्रतिनिधि होंगे, उन लोगों का बिल्कुल नहीं सुनता। ऐसे जो लोग कोर्ट कचहरी, और आप एडवोकेट भी हैं, कोर्ट कचहरी परेशान हो रहे हैं, इन लोगों का आप किस तरह से हेल्प कर रहे हैं और ऐसे लोगों का कैसे आप हेल्प करेंगे? देखिए 2010 में ही मैंने लोगों का पीछे घूमना छोड़ दिया था। उसी समय सबसे पहला काम हमने दलित समाज का एक अमोर जो है ना पिछड़ा जो है फाउंडेशन बनाया था, तो जिसमें हमारा राम भरोस हरिजन जो है पूरे अमोर प्रखंड का हमारा इंचार्ज है,
उसमें लगभग 300-600 के आसपास दलित लोग उसमें जुड़े हैं, जिसमें सबसे पहला मुख्य एजेंडा हमारा यही था जो आपने कहा था कि 1098 लाल कार्ड वितरण किया गया था वो उस समय सर्वे के समय में, जिसमें हमने आवेदन, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, हमने सभी दलित समाज को साथ में लेके मैंने उसमें लीडरशिप किया और मैंने वह आवेदन दिया। तो उस समय भी नीतीश कुमार ही थे। हमने आवेदन उनके हाथ में देने का काम किया था, लेकिन अफसोस की बात वो आवेदन हमको कचरे के ढेर में फिर वापस मिला। समझ लीजिए, ये मतलब कि मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। ये अमौर प्रखंड के इतनी सुदूर एरिया से हम लोग गए थे और सब महिलाएं थी, बहुत पीड़िता थी, उसको लेके गए और हमने वहाँ जो देखा कचरे डब्बे में उसका आवेदन फेंका हुआ, हमको बहुत चोट पहुंचा कि बोलने के लिए, भाषण देने के लिए, घोषणा करने के लिए बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कभी मर के जाएंगे इस दुनिया से। अगर जहां आप पिछड़ों का उद्धार करने की बात कहते हैं, वहां पर आप कितने बड़े छल कर रहे हैं। तो मैंने उसमें फिर दोबारा से डीएम को मैंने आवेदन दिया था, जिसमें लगभग हमको लग रहा है कि 78 आदमी का हमने, जैसे कि बिजलिया है, खरैया है, उसके बाद आपका ये आपको क्या कहते हैं पहाड़िया है, 3-4 जगह दलित समाज रहते हैं, वहां के लोगों को 78 लोगों को हमने सीओ के माध्यम से कब्जा दिलाने का काम किया। इस बीच में कुछ जमींदार लोग जो है वहां जाके आवेदन कर दिया एसडीओ को, डीएम को, काफी हंगामा हुआ, उसमें केस भी हुआ। तो ये लोग जो है यहाँ पर जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का खेल खेलना शुरू कर दिया, जिसमें कि वो अधर में लग गया। फिर हमने 2015 में जब हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, उससे पहले हमने फिर मुख्यमंत्री को एक आवेदन लिखे थे, तो उसमें देखे कि नहीं सॉरी उसके बाद मुख्यमंत्री जी एक दिन जो है पता नहीं वो किस नशा में थे कि क्या थे नहीं थे, वो अचानक जो है मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिए। और उनको बनाना था कि मांझी जी ने डायरेक्ट वहां से चिट्ठी सचिवालय से भेजा कि जितने महादलित लोगों का लाल कार्ड है उसको जमीन कब्जा दिलाया जाए। आनंद फानन में समझिए लगभग 300-350 लोगों को कब्जा दिलाया गया, बाकी 500-600 अब तक रह गया जो लड़ाई लड़ रहा है। और जो लोग बार बार आता है, हम लोग आवेदन करते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से जो सीओ आ रहा है सभी भी फॉरवर्ड क्वालिटी का आ रहा है, जो दलितों को देखने का काम नहीं करता है। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी में ये लोग जितने शासन प्रशासन के लोग हैं झंडा फहराने का खाली काम करते हैं, क्योंकि वहां से चिट्ठी आई रहती है कि महादलित टेला में झंडा फहराना है। लेकिन उनकी दयनीय स्थिति क्या है, उनके रहन सहन क्या है, उनका रोजी रोजगार क्या है, उसकी स्थिति क्या है, कोई नहीं देखने वाला है। मैं प्रयासरत हूं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं ऐसे दबे कुचले और पिछड़ा अति पिछड़ा संख्या जितने भी लोग हैं, मेरा खून का आखिरी बूंद तक भी बेच कर उनको लग जाता है तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। जब भी हमको मौका मिलेगा इसके लिए मैं बिल्कुल लड़ूंगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप करें उन लोगों के लिए भी काम। लास्ट प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि अगर किशनगंज की जनता आपको वोटों से नवाजती है और आप जीत कर लोकसभा पहुँचते हैं, तो पहले 5 काम आप क्या करना चाहेंगे जिसका प्रायोरिटी पे आप ध्यान दें? सबसे पहला 5 काम मैं ये करूँगा कि पहला काम ये करूँगा कि अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में प्राइवेट एनजीओ के माध्यम से जन शिकायत कोषांग का निर्माण करूंगा, जिसमें जनता द्वारा दिए गए जितने आवेदन हैं और जितने भी मांग है जो सरकार को दिया जाता है और सरकार उसको फेंकने का काम करती है, मुझको उसका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। और जो जो मांग है जिसमें खास तौर से बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये इसके संबंधित जितने भी आवेदन होंगे उसको प्रायोरिटी में लेकर के बजट शर्त से माध्यम से उनके लिए स्पेशल पैकेज, और मैं मोदी जी से एक सीमांचल के लिए स्पेशल पैकेज की मांग करूंगा। स्पेशल पैकेज के बगैर इस पूरे सीमांचल को पूरे देश में सभी राज्यों के मुकाबले में खड़ा करना नामुमकिन है।
अंत में आपका क्या चुनाव चिन्ह है और आप मेरे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना है? मैं अंत में आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि अमोड़, बैसा, बैसी और रौटा कोई भी पत्रकार आपकी तरह कभी नहीं आता है। वो सिर्फ लोगों से वीडियो मंगा करके वो प्रेषित करने का काम करता है। आपने इतना समय दिया, उसके लिए आप सभी मीडिया बंधुओं का कोटि कोटि धन्यवाद। चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है और आप लोग भेदभाव छोड़ करके चुनाव का असली मानी के हिसाब से बैलेट पेपर के 5 नंबर में जो मेरा निशान है ब्लैक बोर्ड छाप, मेरा फोटो भी होगा, मेरा नाम भी होगा, उसको देख करके बटन दबाने का काम करेंगे। अगर इंशाअल्लाह मैं कामयाब हुआ तो आपके सारे सपनों के लिए मैं काम करूंगा और प्रयास करूंगा। मेरे एक पत्रकार साथी हैं, ये भी कुछ पूछना चाहते थे, क्या आपका सवाल है? बोलिए सवाल। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया कर्म भूमि मैदान पे आ रहे हैं, इससे सभा को संबोधित करेंगे, उससे आपकी पार्टी में अदर पार्टियों पे क्या प्रभाव डाल सकता है? जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। पिछले 10 सालों से, है ना, 2014 से तो आ ही जा रहे हैं। बिहार को क्या मिला, ये असल मुद्दा है। यो मोतिहारी समस्तीपुर में 300 करोड़ का ऐलान किया, क्या हुआ उसका? 15-15 लाख रुपया आएंगे, उसका क्या हुआ? नीतीश कुमार को कहा कि यहाँ जो है बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे, क्या अब तक दिए? और जितना जीएसटी का पैसा आप लेके गए, उसके लिए बिहार के लिए क्या किए? आना जाना तो चलता रहेगा, बहुत सारे नेता लोग आए गए, किसी का नामो निशान भी इतिहास में नहीं है। हुजूर, आप उठा के देख लिए किताब, नरेंद्र मोदी जैसे कैसे कैसे लोग आए, दिग्गज लोग आके धमाल मचा के चले गए। छाप अगर छूटेगी तो बिहार की ऐतिहासिक धरती पर जो लोग अपना अहम योगदान दे पाएगा, आखिरी दम तक कुछ भी कर पाएगा, उसी का नाम इतिहास में रहेगा। ये आने जाने से मेरी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी पार्टी बिल्कुल स्वतंत्र समाज पक्ष पार्टी है, इसलिए करके समाज के पक्ष में जो पार्टी रहती है उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता है। जो लोग विपक्ष में है उसका तो अल्लाह ही भला कर सकता है, हम उससे ज्यादा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया साबुत जमा साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। दोस्तों, ये थे साबुत जमा साहब जो लोकसभा किशनगंज से प्रत्याशी हैं। अपनी बात बेबाकी से रखा। आपको इनके विचार, इनके जो मिशन प्लान है वो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा।